मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है द लास्ट ऑफ अस। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पहला पार्ट देखें। तो कहानी 2003 में जकार्ता, इंडोनेशिया से शुरू होती है, जहां पर इबू रत्न नाम की एक माइकोलॉजी प्रोफेसर सुबह का नाश्ता कर रही होती हैं। तभी कुछ मिलिट्री के गार्ड्स उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। गाड़ी के अंदर वह उन ऑफिसरों से पूछती है कि उससे कोई गलती हो गई है। ऑफिसर उनसे सिर्फ इतना कहता है कि हमें आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर वह उस प्रोफेसर को गवर्नमेंट लैब में ले आता है। वह ऑफिसर रत्ना से माइक्रोस्कोप से कुछ चेक करने को कहता है। जब ईवो रत्ना माइक्रोस्कोप से चेक कर रही होती है, वह दावा करती है यह फंगस पैरासाइट है। वह ऑफिसर रत्ना को बताता है कि यह फंगस इंसान में मिला है। उस प्रोफेसर को ये बात नामुमकिन लगती है। इसके बाद इबू रत्ना को एक मृत महिला की बॉडी चेक करने को कहते हैं। बॉडी चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस महिला के पैर पर किसी व्यक्ति ने काटा है और मुंह की जांच करने पर उन्हें जिंदा पैरासाइट देखने को मिलता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वह ऑफिसर रत्ना को बताता है कि इस सब की शुरुआत तब हुई जब फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे। तभी एक महिला ने उन पर हमला किया और कुछ समय बाद वो लोग एक दूसरे को काटने लगे। उसके बाद हमें उन लोगों को ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। इबू रत्ना उस ऑफिसर से पूछती है कि उस महिला को किसने काटा, जिसके जवाब में वह ऑफिसर उसको कहता है कि उसको नहीं पता। इसका मतलब यह हुआ कि एक संक्रमित व्यक्ति बाहर घूम रहा है। रत्ना उस ऑफिसर से पूछती है कि कोई वर्कर मिसिंग तो नहीं है। यहाँ रत्ना को पता चलता है कि 14 लोग मिसिंग हैं। वह ऑफिसर इस बीमारी का उपाय और दवाई के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में रत्ना कहती है इसका कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है। इससे बचने का एक ही उपाय है, पूरे शहर में बमबारी करनी होगी ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति बच ना पाए। अब कहानी हमारी मेन कैरेक्टर पर आगे रुकती है। यहाँ पर एली नींद से उठती है। जोएल और टेस उसे देख रहे होते हैं। एली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसका काटा हुआ निशान 1 हफ्ते पुराना है और वह इम्यून है। वह यह भी बताती है कि जब एक व्यक्ति ने उसे काटा तब मर्लिन ने उसे एक कमरे में बंद करके रखा था। उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट भी करे गए थे, लेकिन इस दौरान वह कभी बीमार नहीं पड़ी। लेकिन जोएल को उस पर विश्वास नहीं होता है। टेस्ट के बारे में फोर्स करने पर एली ने सब कुछ बताया कि पश्चिम में फायरफ्लाई ग्रुप का एक कैंप है जहां पर डॉक्टर उस पर रिसर्च करने पर वैक्सीन बनाने वाले हैं। लेकिन जोएल के मुताबिक यह वैक्सीन वाली कहानी वह 20 साल से सुनते आ रहा है। अब जोएल वापस बोस्टन जाना चाहता है, लेकिन टेस उसे समझाकर आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि जोएल को बैटरी फायरफ्लाई के लोग देने वाले थे। थोड़ी देर बाद वह दोनों एली को लेकर बाहर निकल आते हैं, जहां वह देखते हैं कि मलबे ने टेस्ट कैंप जाने वाला रास्ता ब्लॉक करके रखा है। अब उनके पास 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता जो काफी ज्यादा बड़ा है और दूसरा रास्ता जो छोटा है लेकिन खतरों से भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद वह लोग लंबा रास्ता तय करते हैं। रास्ते पर बातचीत के दौरान वह बताती है कि वह अनाथ है। कुछ दिनों पहले लोगों के मना करने के बावजूद वह एक मॉल में घुस गई। वहाँ पर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति ने उसे काट लिया। यह सब फायरफ्लाई के लोगों ने देख लिया। वह मुझे मारना चाहते थे लेकिन मार्लिन ने मुझे बचा लिया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक संक्रमित व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जोएल बताता है कि संक्रमित लोग आंखों की जगह आवाज से लोगों को पहचान लेते हैं। जोएल उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। वह लोग एक होटल के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मलबे के कारण होटल से आगे जाने का रास्ता बंद होता है। टेस आगे जाने का रास्ता खोलती है। इसी बीच एली जोएल से सवाल पूछती है कि वह कहाँ से है, वो टेस के साथ कब से है और क्या वह उसे पसंद करता है, उसने कितने ज़ॉम्बीज़ को मारा है। वह बताता है उसने अब तक काफी ज़ॉम्बीज़ को मारा है। तभी उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन नीचे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जोएल उन्हें बताता है कि फंगस जमीन से भी उग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 1 किलोमीटर दूर पर उस फंगस पर पैर रख देता है तो इन ज़ॉम्बीज़ को सिग्नल मिल जाता है। अब वो लोग म्यूजियम वाले छोटे रास्ते को तय करते हैं। म्यूजियम के बाहर सूखी फंगस को देखकर जोएल को लगता है कि अंदर सभी ज़ॉम्बीज़ मर गए होंगे। म्यूजियम के अंदर एली को एक व्यक्ति की लाश देखने को मिलती है। वह लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड इतनी बुरी तरीके से किसी का शिकार नहीं करते। लेकिन टेस को लगता है कि इसके साथ जो भी हुआ हो
वह बाहर हुआ होगा और अपनी जान बचाने के लिए वह म्यूजियम के अंदर आ गया होगा। अब जो भी है वह अब इस म्यूजियम के अंदर होगा। अब वो लोग बड़ी सावधानी से अंदर जाते हैं। जोएल उन्हें इशारों से आवाज न करने को कहता है क्योंकि यह क्रिएचर आवाज से शिकार का पता लगा लेते हैं। तभी एली के पास एक क्रिएचर आता है। एली काफी ज्यादा डर जाती है और इसकी सांस फूल जाती है। इतनी सी आवाज से ही वह क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। जोएल उस क्रिएचर से लड़ने लगता है। टेस और एली वहां से भागने लगते हैं। उनके सामने एक और क्रिएचर दिखाई देता है। एली टेस से अलग हो जाती है और अलग छुप जाती है। अब जोएल भी छुप जाता है। एली को खतरे में देखकर वह उसे बचाने जाता है, लेकिन वह गलती से सूखी फंगस पर पैर रख देता है। अब दोनों के बीच काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है। जोएल एक क्रिएचर को गन से मार देता है और दूसरे वाले को टेस कुल्हाड़ी से मारती है, जिससे जोएल उस क्रिएचर पर हेडशॉट मारता है, जिससे वह क्रिएचर मर जाता है। अब लोग बिना समय गवाए यहाँ से निकल जाते हैं। क्रिएचर से लड़ते वक्त टेस के पैर में मोच आ जाती है और एली फिर से बाइट कर शिकार बन जाती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि एली इम्यून है। बिल्डिंग के बाहर जाने पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि एली को ले जाने आया है, लेकिन उसके आसपास कोई भी फायरफ्लाई ग्रुप का आदमी नहीं होता है। जांच करने पर उन्हें एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है और उसके खून के धब्बे स्टेट हाउस की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है यहाँ पर कुछ बुरा हुआ होगा। टेस बिना कुछ सोचे एली को स्टेट हाउस के अंदर ले जाती है। जोएल गुस्से में उसे रोकते हुए उसके पीछे जाता है। अंदर जाते ही वह लोग चौंक जाते हैं कि एली को ले जाने वाले लोग की लाश वहाँ पड़ी है। पूरी जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि एक फायरफ्लाई इन्फेक्टेड था। टेस वहाँ पर मैप ढूंढने लगती है ताकि किसी भी तरीके से एली को फायरफ्लाई के लोगों तक पहुँचा सके। वह काफी घबराई हुई होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेस इन्फेक्टेड हो गई है। अब उसके पास कुछ ही समय है। इसी बीच एक इन्फेक्टेड व्यक्ति टेस पर हमला करता है। जोएल उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को मार गिराता है, लेकिन उस इन्फेक्टेड व्यक्ति का हाथ सूखी फंगस पर पड़ जाता है जो कि जमीन पर फैली हुई होती है। इससे ज़ॉम्बीज को सिग्नल मिल जाता है। टेस जोएल से एली को ले जाने को कहता है। जोएल एली को बाहर ले आता है। यहाँ पर टेस प्लान बनाती है। वह फर्श पर ऑयल और बारूद गिरा देती है ताकि ज़ॉम्बीज उसके पास आए तो वह अपने साथ उनको भी मार दे। तभी ज़ॉम्बीज टेस के सामने आ जाते हैं। टेस लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर लाइटर ने काम करना छोड़ दिया होता है। वह लाइटर जलाने की पूरी कोशिश करती है, तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी टेस को किस करने लगता है और अपना इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लगता है। वह अभी भी लाइटर जलाने की कोशिश कर रही होती है। किस्मत उसका साथ देती है। लाइटर अचानक से जल जाता है और बड़े धमाके से वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। बाहर से जोएल और एली यह सब देख रहे होते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है।